हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक को लिया है। इस वीडियो के द्वारा मैं चाहूँगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन को लिख रखा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा और उस एग्जाम्पल के द्वारा पूरा का पूरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो चलिए एक बना लेते हैं कैश बुक, ठीक है। ये हमने कैश बुक ले लिया एक, और एक पासबुक ले लिया, ठीक है। पासबुक को भी मैंने टी फॉर्मेट में बना लिया है। चूँकि आजकल बैंक्स टी फॉर्मेट में नहीं प्रिपेयर करते हैं पासबुक को, लेकिन मैंने फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस, है ना, आप अच्छी तरह से समझ सकें, इस कारण मैंने पासबुक को टी फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। अब एक मंथ लेते हैं, मंथ ले लेते हैं, ये अक्टूबर का मंथ, अक्टूबर 2021, ठीक है। तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बैलेंस लिख दिया, ये एक एग्जाम्पल है, बैलेंस लिख दिया, बैलेंस BD आपका 10,000 रुपीज़, ठीक है। कैश बुक के डेबिट साइड में मैंने बैलेंस लिख दिया 10,000 रुपीज़। इसका मतलब बैंक में हमारा 10,000 रुपया पड़ा हुआ है और बैंक यही अमाउंट अपने क्रेडिट साइड में शो करेगा। किस तारीख को? 1 अक्टूबर 2020 को। तो ये लिखेगा बाई बैलेंस BD, ये भी 10,000 शो कर रहा है। ये मेरा एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस में अक्टूबर महीने का जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अक्टूबर को, ये मैंने सेम ले लिया ताकि एक्सप्लेनेशन आसानी से हो सके। यहाँ मैं डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरे ये अक्टूबर के महीने में केवल एक ही चेक हम लोगों ने इशू किया है। तो चलिए मान लेते हैं कि मोहन को हम लोगों ने चेक इशू किया 29 अक्टूबर 2021, ठीक है। मोहन नाम का कोई एक मेरा पार्टी है और उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे बाई मोहन अकाउंट कितना, सपोज करो कि 1,000 का हम लोगों ने चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया मोहन को, ठीक है। और बैंक भी उधर, बैंक ने हमें सपोज कर लो कि वो इंटरेस्ट बैंक चार्जेस लिया है हम लोगों से, इंटरेस्ट का नहीं, बैंक चार्जेस एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ। तो बैंक चार्जेस बैंक ने 500 रुपीज़ कट किए, माने बैंक ने हमारे खाते से 500 रुपया काट लिए, ठीक है। तो ये हमारा कैश बुक और पासबुक हम लोगों ने बना लिया है अक्टूबर मंथ का। और ये हम मान के चलते हैं कि पूरे के पूरे अक्टूबर मंथ में केवल एक ही चेक इशू किया गया है और बैंक ने भी केवल एक ही ट्रांजैक्शन किया है पासबुक में, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बैंक ने जो पासबुक में जो कुछ भी लिखा है उसकी जानकारी हमें कहाँ है? वो तो महीने के अंत में हम जब बैंक स्टेट मंगाते हैं बैंक से, तब पता चलता है कि बैंक ने क्या कर रखा है, वहाँ पे कौन कौन सी एंट्रियाँ पासबुक में पास हुई हैं। तो महीना बीत गया, आज सपोज कीजिए कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को हम लोगों ने बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगा लिया। पता चला कि हाँ जी, बैंक चार्जेस 500 रुपये कटा है और ये भी पता चला कि मोहन नाम के किसी एक व्यक्ति को, जिसको हम लोगों ने 1,000 का चेक दिया था, वो आया ही नहीं है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। तो ये दोनों बातें पता चली। तो चलिए अब जो है आज के दिन मैं इसे क्या कर लेता हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ।
तो ये 10,000 डेबिट साइड टोटल, और यहाँ आपका 9,000 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपीज़ पड़े हुए थे बैंक में हमारे अनुसार, कैश बुक हमारा है, तो ये 9,000 हमारा है, मतलब कहने का कि कैश बुक तो हम प्रिपेयर करते हैं। तो अपने आप को क्या कंसीडर करना है स्टूडेंट्स? अपने आप को अकाउंटेंट कंसीडर करना है, नहीं तो छोटे मोटे बिजनेस का एक प्रोपराइटर भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि हम कैश बुक बनाते हैं और पासबुक कौन बनाता है? वो तो बैंक बनाता है। तो हमारे अनुसार ये बैलेंस हो गया, बैलेंस CD 9,000। ठीक है, जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर का मंथ आता है, तो 1 नवंबर 2020 को हम ये बैलेंस लेते हैं, बैलेंस BD, फिर वापस डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है जी। अब बैंक ने भी अपना पासबुक को बैलेंस कर लिया है। अभी बैंक शो कर रहा है कि हम लोगों के बैंक के पास पड़े हुए हैं 9,500 रुपीज़। तो ये बैलेंस CD हो गया, यहाँ पे बाई बैलेंस BD 9,500। देखिए अभी क्या है कि कैश बुक के अनुसार बैलेंस दिखा रहा है 9,000 और पासबुक के अनुसार बैलेंस दिखाया जा रहा है 9,500। तो ये 500 का डिसएग्रीमेंट आ रहा है, मतलब 500 रुपये नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग मिलाने के लिए, रिकॉन्साइल करने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये नहीं मिलने का कारण क्या है? क्या क्या हो सकते हैं? द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मे बी ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस और ड्यू टू एरर्स। या तो टाइमिंग का डिफरेंस हो और नहीं तो एरर हो। तो एरर तो किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है दोनों, ये टाइमिंग डिफरेंसेस का ही है। तो यहाँ पे जो बैलेंस नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये किसी की गलती नहीं है। अधिकतर बैलेंस नहीं ही मिलते हैं। बैंक बैलेंस पर पासबुक एंड बैंक बैलेंस पर कैश बुक नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मोहन को हम लोगों ने चेक इशू किया, तो एंट्री तो हम लोगों ने सही पास कर दिया। इसमें गलत क्या है? जब भी चेक इशू करेंगे तो कैश बुक में एंट्री हो जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक की भी गलती नहीं है, मोहन इसके पास आई नहीं तो पेमेंट किसको करे। और मोहन की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके बाद सपोज करो कि जो चेक दिया गया उसकी वैलिडिटी 3 महीने की है, 6 महीने की है, वो अपने कन्वीनियंस से ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो मोहन की भी गलती नहीं है। तो यहाँ हम लोग जो BRS बनाने जा रहे हैं, वो कोई सुधार करने के लिए नहीं बना रहे हैं कि जो इसको सुधार कर दिया जाए। सुधार का एक पार्ट होता है जो आपको बाद में पढ़ना है, अमेंडेड कैश बुक। तो जो भी सुधार कर सकते हैं कैश बुक में ही सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो अलग एक टॉपिक होता है अमेंडेड कैश बुक का। कैश बुक अमेंड करके फिर BRS बनाते हैं। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि BRS जो बनता है ना, BRS जो बनता है वो बैलेंसेस को रिकॉन्साइल करने के लिए बनता है, न कि सुधारने के लिए। हम क्या पासबुक में कुछ लिख ही नहीं सकते, हमारा राइट ही नहीं है कि पासबुक में कुछ मैं लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं BRS बना के दिखा रहा हूँ शॉर्ट में। उसके बाद मैं ये वाला जो है क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। या तो तुम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ले लो या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ले लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अगर ये 9,000 से शुरू करेंगे तो मैं 9,500 तक पहुंच सकता हूं, या 9,500 से शुरू करूं यानी कि बैंक बैलेंस पर पासबुक से शुरू करूं तो यहां पहुंच सकता हूं। कहने का मतलब
कि देखो जब डिसएग्रीमेंट हो गया, जब बैलेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर बात है उनको मिलाना ज़रूरी है, करेक्ट करना नहीं, मिलाना ज़रूरी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डिफरेंस जो आ रहा है 500 रुपीज़ का, क्या इन्हीं दो कारण से आ रहा है कि नहीं? क्या यही दो कारण हैं जिसके कारण 500 का अंतर आ रहा है? अगर यही दोनों कारण है तब चिंता की कोई बात नहीं है, ये कारण तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम निकालने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो जब बैंक बैलेंस पर कैश बुक से शुरू करेंगे तो ये फाइंड करेंगे कि क्या हमारे अनुसार बैंक बैलेंस पर पासबुक क्या होना चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये 9000 से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ये इसमें हम लोग माने प्लस कॉलम कहा जाता है, पहला वाला कॉलम प्लस कॉलम और दूसरा वाला माइनस कॉलम। तो पूरा फॉर्मेट मैं बनाऊंगा जब ये क्वेश्चन करूंगा। अभी शॉर्ट में कॉन्सेप्ट में मैं केवल बता रहा हूँ कि ये बैंक बैलेंस पर कैश बुक हो गया 9000। इस कॉलम में प्लस आइटम लिखते हैं, इसमें नेगेटिव आइटम्स, माइनस आइटम्स। अब ये कॉज ऑफ डिफरेंस जो है इसको कहते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। मोहन को चेक इशू किया लेकिन वो बैंक गया ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने तो चेक इशू जब किया तो यहाँ तो एंट्री हो गई, तो बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक तो घट गया, पहले 10,000 था अब 9,000 हो गया। इस एंट्री के कारण ये बैलेंस घट गया। तो एक एंट्री है, एक ट्रांजैक्शन है कि चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड ही ट्रांजैक्शन है एक्चुअली, चेक इशूड। तो यहाँ पे जो डिसएग्रीमेंट का कॉज है क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। इसके कारण कैश बुक घट गया लेकिन पासबुक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कैश बुक घट गया है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ताकि हमारा क्या आ जाए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आ जाए। तो ऐड कर देंगे इसमें, तो ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है जी। ये तो ऐड कर देंगे 1000 रुपीज़। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा कॉज लेते हैं, बैंक चार्जेस। तो बैंक ने तो चार्जेस काट लिए, यानी कि पासबुक का बैलेंस हमारा घट गया। पासबुक का बैलेंस घट गया यानी ये बैलेंस घट गया। तो अगर इस बैलेंस को भी घटा दे तो इसके बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको घटा देंगे, लेस बैंक चार्जेज, है ना, डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड ही होंगे तो लिख देते हैं डेबिटेड बाय बैंक। ये आपका 500 रुपीज़, ठीक है जी। यही फाइंड करना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन में भी इसको आप थोड़ा सा अंदाज लें कितने में मेरा हो जाएगा, नीचे लिख दे तो दिमाग में बना रहता है कि मुझे क्या निकालना है। तो इसका तो अमाउंट यहाँ लिखेंगे ऊपर में, यहाँ पे आपका 10,000 हो गया जी, प्लस आइटम का जो कॉलम है वो ज़्यादा है माइनस आइटम के कॉलम से, इस कॉलम से, तो यहाँ पे 9,500 यही बैंक बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक है। तो हमने ये निकाल लिया कि हमारे अनुसार पासबुक को तब कितना दिखाना चाहिए, इतना दिखाना चाहिए, वही दिखा रहा है पासबुक 9,500। ये सब कैश बुक हम बनाते हैं, बीआरएस भी हम बनाते हैं, बीआरएस बैंक नहीं बनाता है। तो ये हम जब बनाएं तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि हमारे अनुसार पासबुक का बैंक बैलेंस कितना हो जाना चाहिए, 9,500। तो ये भी वही दिखा रहा है 9,500। यही स्टूडेंट्स बीआरएस का होल कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप आराम से कोई भी बीआरएस का क्वेश्चन बना लेंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को, उस अंडरस्टैंडिंग को आप अगर दिमाग में रखते हैं तो यू विल फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड यू कैन सक्सेसफुली सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन दैट इज ऑन द प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। तो देखो स्टूडेंट्स,
अगर आपका इसको कहते हैं स्टार्टिंग बैलेंस, जब बीआरएस बनाएंगे तो अब स्टार्टिंग बैलेंस ये ऊपर में लिखते हैं। तो मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया है, बैंक बैलेंस है इस पर कैश बुक से स्टार्ट किया और ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। तो ये अगर आपने बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक से शुरू किया है यहाँ से, तो जाहिर बात है आपको बैंक बैलेंस पर पासबुक निकालना है। तो किसी भी कारण से अगर कैश बुक बढ़ जाए और पासबुक वही रह जाए तो कैश बुक को घटा देते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा कारण जिसके चलते कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन पासबुक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो बैलेंस घटा देते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी कॉज ऑफ डिफरेंस के चलते कैश बुक का बैलेंस घट जाए और पासबुक पे कोई ना प्रभाव पड़े तो इसको ऐड करते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो अगर किसी कारण से कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो इसको घटाएं और घटता है तो बढ़ाएं। अब दूसरी बात सुन लीजिए, अब किसी भी कारण से अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक के बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अगर ये पासबुक बढ़ गया है तो कैश बुक के बैलेंस को भी बढ़ाना होगा, यानी कि जोड़ना होगा इसमें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर बैंक बैलेंस पर कैश बुक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा और किसी ट्रांजैक्शन के चलते पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो इसको भी बढ़ा दो। और इसी प्रकार अगर किसी कॉज ऑफ डिफरेंस के चलते पासबुक का बैलेंस घट गया तो इसको भी घटाओ, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट चलेगा ये फेवरेबल वाले में। अनफेवरेबल में कैसे सोचते हैं उसको सोचने का थोड़ा सा तरीका दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो हम लोग दूसरे वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो अब मैं बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में फेवरेबल बैंक बैलेंस पर कैश बुक दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि कैश बुक शोज ए बैलेंस ऑफ ₹12,500। इसमें ये नहीं लिखा है कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो इसको फेवरेबल ही मानना है, ठीक है, इसको फेवरेबल ही मानना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर डेट को हम लोग निकालते हैं, तो एज ऑन, यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। अगर नहीं दिया हुआ तो वहाँ पे डॉट डॉट छोड़ देना है, सीरियल नंबर, और उसके बाद लिख दीजिए आप पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स लिखने के बाद इसमें लिख देंगे प्लस आइटम्स पहले वाले कॉलम में, उसके बाद से इसमें लिख देंगे कि माइनस आइटम्स। रुपीज़ का सिंबल दे देंगे इंडियन रुपी का। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कैश बुक शोज ए बैलेंस ऑफ 12,500, तो लिखूंगा यहाँ पे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ये डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे बैंक बैलेंस पर कैश बुक केवल लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो इसको समझ जाना कि डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। अगर अनफेवरेबल ना दे तो फेवरेबल ही मानना है। तो बैंक बैलेंस पर कैश बुक है डेबिट बैलेंस। तो चूंकि ये फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि ये शो करता है कि बैंक में हमारा इतना पैसा पड़ा है, तो इसको प्लस कॉलम में ही लिखेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बैंक में 12,500 पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट आइटम लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000, ठीक है। तो जब चेक इशू करते हैं किसी को और वो बैंक ना पहुँचे तो क्या होगा, इससे कैश बुक बैलेंस तो घट जाएगा और पासबुक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं पहले चेक issued but not presented
फॉर पेमेंट। ठीक है, इस कारण के चलते क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस तो घट गया, क्योंकि हम लोगों ने जब चेक इशू किया तो पासबुक में एंट्री कर दिया हम लोगों ने, कैश बुक का बैलेंस तो घट गया और पासबुक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैंने क्या बताया था अभी, अगर आप कैश बुक के बैंक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और किसी कॉज के कारण ये घट जाता है तो क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ताकि वो बैंक बैलेंस पर पासबुक के बराबर हो जाए। तो इसको प्लस कॉलम में लिखेंगे 6000। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। जब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो क्या हुआ, हमने तो पासबुक में एंट्री कर दिया, डेबिट साइड में शो कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया, लेकिन पासबुक बैलेंस में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ हम निकालने वाले हैं बैंक बैलेंस पर पासबुक। तो बेहतर होगा मैं लिख ही दूँ, ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर से बता दूं इसको, कि चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो कैश बुक में तो एंट्री हम लोगों ने कर दिया डेबिट साइड में, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, तो ये बढ़ गया है ना, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट। देखिए, बैंक्स चेक्स का कलेक्शन करता है और तब जाके आपके खाते में जमा करता है पैसा। तो चेक तो आपने जमा कर दिया तो सेम डे, बैंक को कुछ समय लग जाता है, सेम डे क्रेडिट नहीं होता आपका पासबुक। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना का अमाउंट है, ये अमाउंट है 9000 का। तो पासबुक तो बढ़ गया था, लेकिन सॉरी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, इसके कारण कैश बुक तो बढ़ गया लेकिन पासबुक तो वही रह गया। तो ये बढ़ गया तो उसको घटा दो, 9000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने बैंक बैलेंस पर कैश बुक से शुरू किया है और किसी कारण से कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो उसको घटाना होगा, और घट रहा है तो बढ़ाना होगा। और अगर ये बढ़ जाए तो इसको भी बढ़ाना होगा, अगर ये घट जाए तो इसको भी घटाना होगा। अब तीसरा मैं लेता हूँ कि आपका बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, शॉर्ट में ही लिखना है, तो 5000। तो इसके कारण क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया तो पासबुक का बैलेंस तो घट गया, तो कैश बुक का भी बैलेंस घटा दें आप, तो घटा दें आप 5000। ये भी कर लिया हम लोगों ने। बैंक चार्जेज के कारण भी पासबुक का बैलेंस घट चुका है, तो इसको भी हम लोग घटा देते हैं। ये हो जाएगा बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक, तो शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, तो 300 रुपीज़ ये भी आपका स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेता हूँ नंबर 5, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो कैश बुक का भी बैलेंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। वीडियो को स्टूडेंट्स अंत तक देखें, तब और क्लियरिटी आएगी। कुछ मैं और बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, कितने केसेस होते हैं। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8000, तो ये भी प्लस कॉलम में डाल दें, क्योंकि पासबुक तो बढ़ गया है, कैश बुक को भी बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इसी तरह इसके चलते भी पासबुक बढ़ गया है। एज़ पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे कि आप मेरा इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना, तो बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, यानी कि आपका पैसा बैंक में बढ़ गया है 2000 रुपया। तो बैंक बैलेंस पर पासबुक बढ़ गया है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड
बाई बैंक, ठीक है। तो कितना 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ यहाँ हम शो कर देते हैं। लास्ट है कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। तो हमने क्या किया था बाय मिस्टेक कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके डेबिट साइड में 200 रुपीज़ लिख दिया, ये मिस्टेक था। ये एरर है। ये डिस्काउंट कॉलम में डालना चाहिए था तो इसने लिख दिया बैंक कॉलम में। जो भी हो, यहाँ हम लोग भूल सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं। कैश बुक का बैलेंस के कारण बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये कैश बुक के डेबिट साइड में है ना, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके डेबिट साइड में 200 रुपीज़ एंटर कर दिया गया, तो ये बढ़ गया। इस पर कोई प्रभाव नहीं, ये बढ़ गया है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 नंबर भी लिख देता हूँ कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट allowed wrongly credited in the debit side, सॉरी wrongly debited ना होगा, debited in the बैंक कॉलम। ये पासबुक नहीं है, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है। तो ये ₹200 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ हम अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर ले रहा हूँ, तो ये टोटल करोगे तो ये 12,500 और ये 10,000 नहीं, ये 12,500 और 6,000, 18,500 और 10,000, 28,500, 28,500, 28,500 और ये तो काफ़ी कम होगा, 9 5 14, 14,500। तो ये 14,000 सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 14,000। तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।